हेलो हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी ये बीएड सेकेंड ईयर हिस्ट्री की अपनी इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो भाई अपना आज नया टॉपिक है, उसका नाम है वर्धन वंश के बारे में। तो जब गुप्त वंश का पतन होता है ना, उसके बाद में उत्तर भारत में एक नया वंश स्थापित होता है। उस वंश का नाम है वर्धन वंश बोल दो उसको, या उसको बोल तो पुष्य भूति वंश बोल दो, थानेश्वर बोल दो, थानेश्वर वंश बोल दो, अलग अलग नाम है। तो हमें जो याद रखना है वो है वर्धन वंश। वर्धन वंश ये हमारी फिफ्थ जो यूनिट है ना, उसका टॉपिक है फिफ्थ यूनिट का। तो भाई वही बात है कि इतिहास को जानने के स्रोत हमें पता है, हम 3 भागों में उनको डिवाइड कर चुके हैं, साहित्यिक स्रोतों में, पुरातात्विक स्रोतों में और विदेशी यात्रियों के विवरण देखे थे हमने। तो यहाँ पर वर्धन वंश की जानकारी के जो स्रोत है हमारे पास में, वो भी साहित्यिक स्रोत है। और वो कौन कौन से हैं वो देखो, जैसे कि साहित्यिक स्रोतों में हम सबसे पहले देखते हैं, एक नंबर पे है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोतों में एक तत्कालीन जो वर्धन वंश में एक राजकवि थे, दरबारी कवि थे, उनका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट की रचनाएं हम देखते हैं। बाणभट्ट उन्होंने नाटक लिखा था, उसका नाम था, एक का नाम था कादम्बरी, कादम्बरी नाटक। बाणभट्ट का एक नाटक कादम्बरी, और एक बाणभट्ट का रचना है उसकी हर्षचरित्र। हर्षचरित्र, हर्षचरित्र एक, जैसे कि हम इस वंश के राजाओं को चालू करेंगे ना, उनका कालक्रम हम सब देखेंगे, तो वहां पर एक मुख्य जो राजा है वर्धन वंश के, वो है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन खुद भी एक कवि थे, एक लेखक थे, अच्छे विद्वान थे वो राजा। तभी अपने शासन काल में जो है ना, उन्होंने काफी दरबारी गणों को, काफी विद्वानों को, लेखकों को अपने दरबार में जगह दी थी। तो उन्होंने भी कुछ ग्रंथ लिखे थे, उन ग्रंथों के नाम है यहाँ पर, हर्षवर्धन के लिखे हुए ग्रंथ कौन से हैं। एक का नाम है यहाँ पे रत्नावली, एक का नाम है प्रिय दर्शिका, प्रिय दर्शिका, और एक का नाम है नागानंद, नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और एक है नागानंद। ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। और ऊपर जैसे कि बाणभट्ट की रचनाएं, कादम्बरी उनका एक नाटक था, और हर्षचरित उनकी एक प्रकार से रचना थी, जो कि हर्षवर्धन के ऊपर लिखी गई थी। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि बाणभट्ट जो दरबारी कवि है, उन्होंने एक मतलब बुक लिखी है, एक उनकी रचना है, वो है हर्षचरित। तो कॉमन सेंस की उस रचना, उस किताब के अंदर जो है ना, वर्धन वंश के बारे में और मुख्य रूप से हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में जो है ना, हमें जानकारी मिलेगी। तो ये मुख्य स्रोत है हर्षवर्धन को जानने का और वर्धन वंश के इतिहास को समझने का। इसके बाद में चालू होता है साहित्य, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत बोल दो उनको, ऐतिहासिक स्रोत बोल दो। फिर है 2 नंबर पर पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में क्या होता है, पुरातात्विक स्रोतों में मुख्य रूप से अभिलेख आते हैं, फिर स्मारक, स्मारक है, सिक्के हैं, मुद्रा मुहर जो चीजें है ना, वो पुरातात्विक स्रोतों में आती है। और ये चीजें जो होती है ना, ये जो स्रोत होती है वो ऑथेंटिक स्रोत होती है। जैसे साहित्यिक स्रोतों में थोड़ा सा क्या होता है ना, कि इसमें हमने नाटक देख ली, ठीक है, कुछ रचनाएं हैं जो कि कुछ नाटक है, वो काल्पनिकता को समेटे हुए है अपने अंदर। पूर्ण रूप से उनका जो संबंध है वो तत्कालीन समय की चीजों से नहीं होता है, तत्कालीन समय के राजाओं से, प्रजा से, उन लोगों से संबंध, वो थोड़ी बहुत उसमें काल्पनिक तक चीजें जुड़ी हुई होती है। जैसे कि हमने गुप्त वंश में कालिदास की रचनाओं को देखा था, तो कालिदास की जो रचनाएं हैं ना, वो जैसे कि मेघदूत है, वो काल्पनिकता के अंदर है, और मेघदूत के जो अंदर वो जिस पात्र को प्रदर्शित कर रहा है, और वहां पे हालत किसकी है, वो खुद को प्रदर्शित, मतलब खुद के इमोशन को एक उस पात्र के थ्रू जो है ना प्रदर्शित करना चाहता है। तो साहित्य स्रोत में थोड़ा सा ये याद रखना कि वो ऐतिहासिक चीजों को तो लिए हुए हैं, परंतु उनमें थोड़ा सा जो है ना बनावटी चीजें भी हैं, काल्पनिकता वाली चीजें भी है, ताकि हमें जो है ना एक प्रकार से हम जो है ना उसके प्रति आकर्षित होए, हम उनको पढ़ें। अगर वो पूरे चीजें ऑथेंटिक डाल देंगे तो कोई साहित्य को पढ़ेगा नहीं और बोर हो जाएंगे लोग, ये बात है। और यहाँ पर जो पुरातात्विक स्रोत है ना, इनके महत्व की बात ये है कि जो ऑथेंटिक स्रोत है ये, और ये जो है ना तत्कालीन समय की परिस्थितियों को, घटनाओं को जो है ना सही बताते हैं।
जिसमें कि कौन है अभिलेख है, जैसे कि अशोक के अभिलेख हमने मौर्य वंश में देखे थे, उनके अभिलेखों में जो है ना तत्कालीन जो हालात थे, तत्कालीन जो अवस्थाएं थी, धार्मिक, सामाजिक, प्रशासनिक, सब सही सही चीजें दी गई है अभिलेखों में। यहाँ पर भी कुछ अभिलेख देखेंगे, ताम्र पत्र देखेंगे, और कुछ जो है ना जैसे कि कुछ मुहरें, मुद्राएं, वे चीजें हैं। अब देखो कौन कौन सी है वो चीजें। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहला एक ताम्र पत्र आता है, एक अभिलेख आता है, उसका नाम है यहाँ पे बांसखेड़ा। बांसखेड़ा, बांसखेड़ा, बांसखेड़ा का इसको अभिलेख बोल दो या फिर बांसखेड़ा का इसको ताम्र पत्र बोल दो, ठीक है, बांसखेड़ा का ताम्र पत्र। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है ना कि बांसखेड़ा जगह कहाँ पड़ती है, हमें ये याद रखना चाहिए। तो बांसखेड़ा वर्तमान जो है ना यूपी में पड़ता है, और यूपी का कौन सा जगह, अवध वाला क्षेत्र जो है ना जिसको फैजाबाद कहा जाता है, वहां पर ये जगह पड़ती है। मैंने क्या बोला है, यूपी के अंदर जो फैजाबाद है ना वहां पर बांसखेड़ा जगह पड़ती है। तो बांसखेड़ा में जो अभिलेख हमें मिला है वो हमें किस चीज की जानकारी देता है वो हम देखते हैं। तो पहली बात तो ये है कि बांसखेड़ा जो ताम्र पत्र है ना वो हमें ये बताता है कि जो वर्धन वंश के जो राजा थे ना उनका वंशावली क्या थी उनकी, जैसे कि जो समय है वो वर्धन वंश का वो कब से चालू होता है और किन से व्यक्ति से, किस राजा से चालू होता है। तो वो चालू होता है नरवर्धन नाम के राजा से। यह बात ये बताता है। इसमें क्या चीजें बताई गई है, एक नंबर पे देखते। जो वर्धन वंश का वास्तविक राजा किसको बताया गया, नरवर्धन को बताया गया। नरवर्धन के बारे में जानकारी देता है हमें, पहली बात। दूसरी बात क्या जानकारी देता है, ये बताता है कि जो हर्षवर्धन जो राजा था ना उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी। एक तो वो होता है जो कि एक वंश है उसका आदि पुरुष किसे कहा जाता है, एक वो व्यक्ति है जो कि वास्तविक संस्थापक है अपने वंश का, एक वो राजा होगा जिसके काल को स्वर्ण युग कहा जाएगा और जिसने सर्वाधिक विस्तार किया होगा अपने साम्राज्य का। तो एक व्यक्ति अगर ये तीनों चीजों में सक्षम है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर क्या होता है ना कि नरवर्धन के काल से जो वंशावली चालू हो जाती है, ये चीजें ये हमें ये बताता है। परंतु वास्तविक जो संस्थापक कहा जाता है वो राजा कहा जाता है प्रभाकर वर्धन को कहा जाता है। सॉरी नरवर्धन के समय से वंशावली चालू होती है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो हर्षवर्धन है ना उसकी महाराजा धीराज की उपाधि के बारे में हमें ये जानकारी देता है कि हर्षवर्धन ने क्या करा था, हर्षवर्धन ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी, ये बात। अब मेन बात जो इस ताम्र पत्र में हमें पता चलती है वो ये पता चलती है कि हर्षवर्धन ने एक अच्छा काम किया था। हर्षवर्धन ने काम क्या किया था, दान दिया था। जैसे कि एक वो है जगह है, ठीक है, उधर छतरपुर के नाम की एक भुक्ति थी, मैं लिख देती हूँ पूरा सेंटेंस, ठीक है, फिर समझ में आएगा। छतरपुर भुक्ति, छतर भुक्ति लिख लो, ठीक है। छतर भुक्ति में नाम पड़ता है मरकट सागर, मरकट सागर गांव का नाम है ये, ठीक है, मरकट सागर गांव में, मतलब इस गांव को जो है ना दो व्यक्तियों को दान में दिया था। वो दो व्यक्ति कौन थे, एक का नाम है यहाँ पे बालचंद और एक का नाम है यहाँ पे शिव स्वाति, ऐसा नाम का था। मैंने यहाँ पर ये बताया है कि जो हर्षवर्धन था ना उसने क्या करा था, दो व्यक्तियों को एक गांव दान में दिया था, ठीक है। एक का नाम है बालचंद, एक का नाम है देव स्वामी, नहीं भट्ट स्वामी है ये व्यक्ति, ठीक, भट्ट स्वामी, ठीक, अब करेक्ट है। हरिश्चंद्रपुर भुक्ति का मतलब ये होता है, भुक्ति का मतलब जैसे हमने गुप्त साम्राज्य को पढ़ा था ना उसमें क्या लिखा था मैंने कि भुक्ति है, देव अवनी है, देश है, ये किसको कहा गया, ये प्रांतों को कहा गया। प्रांतों के नाम अलग अलग मिलते हैं तत्कालीन समय में, प्राचीन भारत के गुप्त वंशीय प्रशासन में या फिर यहाँ वर्धन वंश के प्रशासन में भी जो है ना प्रांतों के नाम भुक्ति नाम मिलते हैं। तो अहिच्छत्र एक प्रांत है, अहिच्छत्र प्रांत कह दो या उसको भुक्ति कह दो। अहिच्छत्र भुक्ति जो है ना उसमें गाँव का नाम है मरकट सागर गाँव है, वो जो दान में दिया गया है किसको, बालचंद को दिया है और दूसरा है भट्ट स्वामी नामक दो व्यक्तियों को ये गांव दान में दिया गया था। तो हमने क्या देखा, नरवर्धन के समय से वंशावली चालू होती है, वर्धन वंश के महाराजा धीराज की उपाधि हर्षवर्धन ने जो ग्रहण करी थी और हर्षवर्धन ने दो व्यक्तियों को जो है ना दान दिया था गाँव को। ये चीजें हमें बताता है बांसखेड़ा का ताम्र पत्र, और इसका समय जो है ना वो है 628।
बांसखेड़ा का समय कब है? 628 एडी। ये बात हो गई। अब नेक्स्ट जो है ताम्रपत्र या अभिलेख कौन सा है? वो आता है मधुबन नाम का। मधुबन। मधुबन है, एक जैसे कि एलोरा का है, एक नौसारी का है। काफी ताम्रपत्र है जो कि हमें जो है ना तत्कालीन व्यवस्थाओं के बारे में, तत्कालीन चीजों के बारे में हमें बताते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं पुरातात्विक स्रोतों को। पुरातात्विक स्रोतों में हमने 1 नंबर पे देखा था बांसखेड़ा के लेख को, बांसखेड़ा के ताम्रपत्र को, ठीक है, ताम्रपत्र को। 2 नंबर पे आता है यहाँ पर कौन? मधुबन का ताम्रपत्र, मधुबन का ताम्रपत्र। ये यूपी में है, ये भी यूपी में है, दोनों है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। अब देखो क्या होता है, तो यहाँ पर भी जैसे है, यहाँ पर भी जो है ना एक वही जो उधर क्या करा था ना, यहाँ पर भी हर्षवर्धन जो है ना एक गांव दान में देता है 2 लोगों को, ठीक है। तो वो कौन सा नाम था? गांव का नाम है, इसके अंदर गांव का नाम दिखाया गया है, सोमकुंडा नाम का एक गांव था। सोमकुंडा नामक गांव जो है ना वो श्रावस्ती में है। श्रावस्ती, श्रावस्ती जो भुगती है ना उसमें एक गांव पड़ता है, उसका नाम है सोमकुंडा। सोमकुंडा गांव दान में दिया गया था। ये दिया गया था वात स्वामी नाम के एक व्यक्ति को, वात स्वामी, ये बात है। वात स्वामी नामक एक व्यक्ति को सोमकुंडा नामक गांव जो है ना वो दान में दिया था। किसने? अशोक ने दिया था। ये बात हो गई। इसके बाद में 3 नंबर पर आती है चीजें। एक एहोल का अभिलेख है, एहोल, एहोल का अभिलेख है ये। तो ये जो अभिलेख है ना वो हमें एक बात बताता है कि हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश का राजा है, एक है पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंशीय राजा है, ठीक है ना। तो ये अभिलेख मुख्य रूप से किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है ये। परंतु इस अभिलेख में जो है ना वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? वो ये बताता है कि भाई हर्षवर्धन का और पुलकेशिन जो है ना उनका युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में जो है ना पुलकेशिन की जीत हुई थी, हर्षवर्धन की हार हुई थी। ये बात, ये अभिलेख हमें बताता है। तो हमने समय जैसे इसका देख, अगर मैं लिखूं तो 628 इसका समय है, इसका मैं समय लिखूं तो 631 इसका समय है, ये 634 का आ गया, फिर आएगा एक 706 का एक और आएगा, वो है नौसारी का, नौसारी का लेख। नौसारी का जो लेख है वो जैसे कि जैसे एहोल का भी लेख देख लिया, किस किस के बारे में है ये? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन को मैं हर्ष लिख दी, ठीक है, हर्ष और पुलकेशिन। पुलकेशिन भी कौन सा? द्वितीय नंबर वाला पुलकेशिन, द्वितीय नंबर वाला पुलकेशिन जो है ना उन दोनों के बीच में युद्ध होता है, और ये जो चीजें दी गई है वो एहोल के अभिलेख में दी गई है। और इसका समय कौन सा है? 634 का समय है इसका। फिर आगे आता है 4 नंबर का अभिलेख आता है, वो है नौसारी का अभिलेख। तो भाई नौसारी का जो अभिलेख है ना वो मुख्य रूप से एक वल्लभी क्षेत्र है, ठीक है। वल्लभी का एक राजा है दुर्व्य भट्ट नाम का। हाँ, एक तरफ है हर्षवर्धन और एक तरफ है वल्लभी का राजा है, उसका नाम है दुर्व्य भट्ट, दुर्व्य भट्ट। इन दोनों के बीच में युद्ध का विवरण देता है ये, इन दोनों के बीच में जो है ना युद्ध हुआ था। और जो दुर्व्य भट्ट है ना ये भाई वल्लभी का राजा है, वल्लभी। वल्लभी जो है ना गुजरात में जो अहमदाबाद क्षेत्र, अहमदाबाद वाला क्षेत्र है ना वहां पर पड़ता है ये। और ये वल्लभी इसलिए भी याद रखा जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो है ना द्वितीय जैन संगीति हुई थी, 2 जैन संगीति हुई थी, ठीक है। जैसे बौद्ध धर्म में 4 हुई थी ना संगीति, जैन धर्म में 2 हुई थी, तो ये दूसरी यहाँ हुई थी वो जैन धर्म की संगीति, ठीक है, फर्स्ट, हाँ फर्स्ट हुई थी इसमें। तो यहाँ पर हमें जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि वल्लभी का एक राजा है, उसका नाम है दुर्व्य भट्ट नाम का। दुर्व्य भट्ट का और हर्ष का जो है ना युद्ध होता है, और उस युद्ध में दुर्व्य भट्ट को हरा देता है हर्षवर्धन। ये चीजें हमें कौन सा अभिलेख बताता है? नौसारी का अभिलेख जो है ना वो हमें ये चीजें बताता है। एक चीज और बताता है ये नौसारी, इसमें जो है ना एक उपाधि दी गई, इसमें परमेश्वर की उपाधि जो है ना हर्षवर्धन ने धारण करी हुई है। एक बात है, ये इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद में जैसे कि कुछ मुहरें भी मिली है इन वर्धन वंश के राजाओं की। तो मुख्य रूप से 2 मुहर मिली है, उनका हम जिक्र करते हैं, ठीक है। 2 मुहरें हैं, ये इसमें ही आएगा, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत हम पढ़ रहे हैं ना, तो हमने अभिलेख देख लिया, ताम्रपत्र देख लिया, अब हम देखते हैं मुहरों के बारे में। मुहरे,
तो मुहरों में जो पहली मुहर है वो है सोनीपत, सोनीपत की, और दूसरी जो है वो है नालंदा। ये जो सोनीपत वाली है ये तो भाई ये तांबे की बनी हुई है, और ये जो है ना मिट्टी की बनी हुई है। विशेषता हमें क्या है, विशेषता इसमें ये है कि जैसे सोनीपत वाली जो मुहर है ना, इसके ऊपर हर्षवर्धन जो राजा है ना उसका नाम अंकित है। हर्षवर्धन का नाम लिखी हुई वाली मुहर कौन सी है, सोनीपत से जो हमें मुहर मिली है जो कि ताम्र की बनी हुई है, उसके ऊपर हर्षवर्धन का नाम लिखा हुआ है। दूसरी बात ये है कि उसके ऊपर जैसे कि शिव जी का, पार्वती का, नंदी जो है ना उनका अंकन भी करा गया है। फिर आते हैं यहाँ पे नालंदा जो यूनिवर्सिटी जो है, जैसे कि हम देखते हैं नालंदा को तो बौद्धकालीन स्थल है ये, और यहाँ पर जो एक विदेशी यात्री का विवरण हम देखेंगे ना तो वहाँ पे एक नाम आएगा यात्री का, हवेनसांग है। तो वो लोग यहाँ पे जो है ना बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए आए थे। तो जो नालंदा है मुख्य रूप से शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है प्राचीन भारत से वर्तमान तक। तो यहाँ से हमें मिट्टी की बनी हुई एक वर्धनवंशीय मुहर मिली है। ये जो मुहर है ना वो हमें अलग अलग उपाधियों के बारे में बताती है कि तत्कालीन वर्धन वंश के राजाओं ने बहुत सारी उपाधियां धारण करी थी, जैसे कि मैं बोलूँ तो परमेश्वर की, महाराजा की, महाराजा धीराज की, और भी जैसे परम भागवत की, परम सौगात की, ये उपाधियां इन लोगों ने धारण करी थी। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जैसे कि एक जगह है उसका नाम है यहाँ पे मतलब वहां से जो है ना बहुत ज्यादा वो मृत भांड वगैरह मिले हैं और जो कि हमें इन वंशों के बारे में जानकारी देते हैं। फिर हम देखते हैं आगे की चीजों को जो कि पुरातत्व स्रोतों में ही आती है। ठीक है, हाँ एक चीज और देख लो, पुरातत्व स्रोतों में इतना काफी है। ठीक है, ये हमें हमारे काफी क्वेश्चन को पूरा कर देगा। तीसरी चीज कहाँ पे आती है, तीसरी चीज यहाँ पर आती है यात्रियों का विवरण। कौन से यात्री, विदेशी यात्री, विदेश के जो व्यक्ति यहाँ पर अपने प्राचीन भारत में आए थे, किस चीज का पता लगाने के लिए, ग्रंथों को पढ़ने के लिए, जिसमें मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथ आते हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण, इसमें हम देखते हैं एक व्यक्ति का दृष्टिकोण, एक व्यक्ति की रचना, उसका नाम है, व्यक्ति कौन है वो, हवेनसांग है, हवेनसांग। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है किस चीज में, कि दो यात्री, जैसे कि जो फायान था ना, फायान कौन कब आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय आया था, जो कि गुप्त वंश का राजा था। ठीक है, वो फायान था। ये हवेनसांग है से हवेनसांग, है से हर्षवर्धन, ऐसी चीजें याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं होगे। तो हवेनसांग जो है ना हर्षवर्धन के समय में आया है, और यहाँ पर जो है ना 16 वर्षों तक यहाँ पे रहता है। और क्या करता है, निठल्ला तो बैठेगा नहीं, तो वही बौद्ध ग्रंथों को पढ़ता है, बौद्ध ग्रंथों पर अपनी किताब भी लिखता है, उसका नाम होता है सीयूकी। हवेनसांग की रचना का नाम क्या है, सीयूकी। इस ग्रंथ में उसने तत्कालीन जो वर्धन वंश के राजा है हर्षवर्धन के बारे में लिखा है, उनकी उपलब्धियों के बारे में लिखा है, उनके दरबारी जो गण थे ना उन सब के बारे में लिखा है, और इन युद्धों का जो वर्णन है वो भी उसने अपनी किताब में करा है। इसके अलावा भी और इतिहास वो आए थे इतिहासकार, उसमें से एक का नाम है हिल्ली, ये चीनी यात्री थे सारे। ठीक है, हिल्ली था, एक था इतिसिंह, इतिसिंह। तो हवेनसांग जो कि वर्धन वंश के बारे में लिख रहा है, हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है, तो हिल्ली जो है ना वो इसके बारे में लिखेगा, हवेनसांग की जीवनी लिखेगा वो। ठीक है, और जो इतिसिंह है ना वो भी बौद्ध ग्रंथों के वृत्तांतों को पढ़ने के लिए आया है, उनको इकट्ठा करने के लिए, उनकी पांडुलिपियों को जो है ना उनको संकलित करने के लिए आया है, मतलब एक प्रकार से अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, भारत देश को जानने के लिए, वो सब चीजें इनके ग्रंथों से हमें पता चलती है। तो आज हमने देखे वर्धन वंश के इतिहास को जानने की स्रोत कौन कौन से थे। कल की क्लास में हम वर्धन वंश के राजाओं का कालक्रम जो है ना वो चालू करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।